यस सर। ये जादुई आंकड़े का बजट है। पिछले 12 साल हो गए हैं पूरे देश को देखते हुए। जैसे एक जादूगर पहले खरगोश दिखाता है, खरगोश का कबूतर बना देता है, कबूतर के बाद वो कबूतर भी खत्म हो जाता है, फिर डॉलर देखता है, फिर रुपया देखता है, बाद में पता चलता कुछ है ही नहीं है। ये ऐसे जादुई आंकड़े पेश करते हैं हमारे मंत्री साहिबा कि पूरे देश को लग रहा है कि देश चेंज हो रहा है। और ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको पहले विश्व गुरु है, जिनका चेला ही कोई नहीं है, पहले विश्व गुरु है और खुद पूरे वर्ल्ड के चेले बने हुए हैं। अब अमेरिका डिसाइड करता है अब तेल कहां से लोगे, आपकी लड़ाई कब बंद होगी, यूएस डील में क्या क्या लिखा हुआ है वो अमेरिका बताता है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये विश्व गुरु हैं या ये उनके चेले हैं। पहले तो ये डिसाइड कर दीजिए। ये बजट का हम विरोध करते हैं, ये किसान के विरुद्ध है। किसी किसान को साहब इन्होंने 2014 में कहा था आमदन दुगनी होगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट करेंगे, लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, कोई एमएसपी नहीं हुई, कोई स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं। सर हमारा पंजाब पूरा देश किसानी का ऊपर निर्भर है। सर महंगे जीएसटी के जो ट्रैक्टर के पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी जीएसटी है, महंगा तेल उनको लेना पड़ता है साहब। तो इतनी महंगाई के बावजूद किसान कैसे सरवाइव करे? अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई डिवर्सिफिकेशन के लिए पंजाब के किसानों को कोई हल नहीं दिख रहा इस बजट में। ये डिवर्सिफिकेशन के ऊपर खासकर बॉर्डर एरिया को इनको फोकस करना चाहिए, जहां हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है पंजाब में और भी जगह है, वहां डिवर्सिफिकेशन के लिए इनको बजट रखना चाहिए। लेकिन मंत्री महोदय ने कोई भी बजट डिवर्सिफिकेशन के लिए नहीं रखा। सर सबसे बड़ी बात, कैश क्रेडिट लिमिट थी 2014-15 में पंजाब के ऊपर 31,000 करोड़ की। दुख से कहना पड़ रहा है इतना बड़ा मैकेनिज्म, इतनी बड़ी बातें हो रही है, अभी तक ये नहीं पता चला 31,000 करोड़ गया कहाँ है। वो हमारे ऊपर कर्जा खड़ा कर दिया है। 20 साल तक हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन वो कर्जे को उतारेगी। बड़े दुख की बात है। मैं कहना चाहता हूँ मंत्री महोदय जी को, आप बजट तो दे देते हो कि ये इस बात के लिए बजट है, लेकिन बजट लगता कब है, कब पूरा होता है ये पता नहीं है। अब हमारे पंजाब में कर्जा इतना बढ़ चुका है साहब, हम बार बार कहते हैं कर्जा माफ कर दो। 250 लाख करोड़ देश के ऊपर कर्जा खड़ा हो गया है। पूरे देश के पब्लिक सेक्टर यूनिट बिक चुके हैं, लेकिन किसान की हालत भी बुरी हो रही है, इंडस्ट्री की भी हालत बुरी हो रही है। करीब 12 करोड़ लोग देश छोड़कर करोड़पति बाहर जा चुके हैं। यह देश की हालत है साहब। सब इंडस्ट्री के लिए कोई सुविधा नहीं है। जैसे हमारे पंजाब साहब, पंजाब में जो साथ वाले पड़ोसी स्टेट हैं, हिमाचल हो, जम्मू हो, उनको पैकेज मिले हुए हैं सर। नीम पहाड़ी जितने भी स्टेट हैं उनको पैकेज है, लेकिन हमारे लिए इंडस्ट्री का पैकेज कोई नहीं है। पंजाब जो पूरा अनाज पैदा करता है, पूरे देश की रक्षा में पंजाब के फौजी सबसे आगे हैं, लेकिन जब पैकेज की समय आता है तो वो पड़ोसी स्टेट को होता है, उससे हमारी इंडस्ट्री का नुकसान है। हम चाहते हैं कि हमें अच्छा पंजाब के लिए इंडस्ट्री पैकेज भी होना चाहिए। सर स्पोर्ट्स बजट की बात करते हैं सर, 27,741 करोड़ बजट है। जिस चाइना से हम मुकाबला कर रहे हैं 8 गुना उसका आपसे ज्यादा बजट है। अमेरिका का, पूरे डेवलप कंट्री का 10-10, 15-15 गुना ज्यादा बजट है। हमारे प्लेयर कैसे उनका मुकाबला करेंगे? हम चाहते हैं जैसे बॉर्डर एरिया है, अमृतसर है सर, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अमृतसर में होनी चाहिए। अभी आप देखिए साहब, पूरे ओलंपिक में हमारे प्लेयर खेल रहे हैं, हॉकी में, क्रिकेट में हमारे पंजाब के प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बजट में कोई जगह ही नहीं है। सर दूसरे स्टेटों को आप कर्जा भी माफ करते हो, बजट में सपोर्ट भी करते हो, लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। दलित भाईचारा, मजदूर भाईचारे के लिए इस बजट में कोई ज्यादा उनकी रक्षा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। हम डिमांड करते हैं पंजाब जैसे स्टेट में जहां हमारा दलित भाईचारा, मजदूर भाईचारा, गरीब लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनके लिए सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए। सर एजुकेशन के लिए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, बॉर्डर एरिया में हम रहते हैं सर पूरे अब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। जो स्टेट बीजेपी वाले बहुत स्कूल उसमें इन्होंने बंद कर दिए गए। एजुकेशन के लिए बहुत कम बजट है। जब तक हम पढ़े लिखेंगे, हम अच्छे बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे तो साहब हम तरक्की नहीं कर सकते। हम विश्व गुरु एक मीडिया तो बना सकता है, हम कहने को तो हो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे किसी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमें जो प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है,
वो ICSE CBSE पद्धर के पब्लिक स्कूलों के बराबर हमारे स्कूल होने चाहिए साहब। सब अब जब 2014 में कहते थे रुपया बहुत कमजोर है, रुपया वीक हो रहा है, और तब रुपये को वेंटिलेटर पे डाल दिया था, लेकिन अब जब 95 रुपए के करीब डॉलर हो चुका है, अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, आईसीयू में चला गया है, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। इस बजट में भी इन्होंने कोई बात नहीं की। सब पूरा इस समय वर्ल्ड में इंडिया के साथ कोई कंट्री नहीं खड़ा हुआ। जो यूएस डील आपने की है वो हमारे किसानों का भविष्य पूर्ण तौर पे खतरे में डाल दिया है। हमारे नौजवान जिनको लॉलीपॉप दिया था मेक इन इंडिया का, सब वो कैसे मुकाबला करेंगे? आप बगैर टैरिफ के उनका सामान खरीद रहे हो। हमारे जो सामान बाहर जाएगा उसके ऊपर टैरिफ है। महंगा सामान, महंगी प्रोडक्शन, तो हमारे नौजवान को कह रहे हो मेक इन इंडिया करो और उनके साथ मुकाबला करो, अमेरिका के साथ, दूसरे देशों के साथ। सब तेल हम खरीदते थे रशिया से, हमारे मित्र देशों से। सर हमारा पैसा हमने खरीदना है। ईरान पहले 60 दिन का सब हमें क्रेडिट देता था, अब आपने जाकर वेनेजुएला से फैसला कर लिया उनसे। महंगा तेल कौन देगा? बड़ा बीजेपी अपनी जेब से देगी? कौन देगा? हमारे लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा महंगाई का। जब एलपीजी अब जो शॉर्टेज चल रही है ये सब महंगे होंगे तो सर महंगाई की मार पूरे देश में पड़ेगी। कृपया कंक्लूड कीजिएगा। सर 2 मिनट एक। सर मैं कहना चाहता हूं जो इन्होंने पहले बजट में, जैसे पंजाब में हमारे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर अमृतसर में बन रहा था सर, सब उसके लिए फंड भी लॉट हो गए। आज 7-8 साल हो गए हैं वो बन नहीं पाया। हम कहना चाहते हैं जो फंड अलॉटमेंट होती है उसके बाद उसका निरीक्षण किसने करना है? हम चाहते हैं कि उसको भी जल्दी से कंप्लीट किया जाए। एक रेडियो टावर है सर, हमारा प्रचार पाकिस्तान तक, दूसरे देश तक पूरा जाता है, हमारे जो यहाँ का एक सभ्य चैनल है। तो हम चाहते हैं कि वो दूरदर्शन जो चैनल है उसको, उसका जो टावर है वो बड़ा होना है, उसको जल्दी से जल्दी बड़ा करें। सर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट पूरे पंजाब में रुके पड़े हैं, चाहे वहां की सरकार की कमजोरी भी है और आपकी कमजोरी भी है। सर बहुत बड़ी करप्शन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्टों में हो रही है। मेरी डिमांड है एक तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करें जल्दी से जल्दी। सब एक बात कहनी है, एक बात के बाद 1 मिनट सर मैं विश्व गुरु जी का जो संदेश है वो कहना चाहता हूं। महंगाई से लड़े लोग, चाइना से लड़े सेना, पाकिस्तान से लड़े आर्मी की बात नहीं, मीडिया जो रात को पाकिस्तान को जीतता था सुबह उसको वापस कर देता था। कोरोना से लड़े जनता, तो बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़े साहब। विश्व गुरु जी को कहना चाहते हैं देश की बुरी हालत है, देश की तरफ ध्यान दो। इस समय पूरा देश चिंता में है। आगे जो महंगाई की मार पड़ने वाली है उससे पूरा देश, पूरा नौजवान, गरीब वर्ग पूरा। जगदम्बिका पाल जी आपका माइक भी ऑन है सर। चलो उधर आ जाओ, आप आ जाओ। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत सदन में फाइनेंस बिल पे उसके समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया। सौभाग्य से कांग्रेस के विद्वान साथी और जिन्होंने इसमें भाग भी लिया, मनीष तिवारी जी वो भी बैठे हैं, और जिन्होंने इनिशिएट किया अमर सिंह साहब, अमर सिंह जी भी इसमें बैठे हुए हैं, और इन लोगों ने 2 और औजला साहब ने अभी भाग लिया। और मुझे लगता है कि इस फाइनेंस बिल पे जो लोगों ने लगातार बातें उठाई कि साहब जो इस समय पश्चिम एशिया का संकट है और उस संकट के बाद अब इस फाइनेंस बिल पे चर्चा करने का महत्व क्या रह गया। और उन्होंने कहा कि जो इनकम टैक्स है वो कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया कि नॉमिनल जीडीपी जिसका बजट पे असर पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से कि आज जो ये हमारे इसमें प्रपोज हुआ है, मेन रिफॉर्म्स है कि आज इस फाइनेंस बिल में
जो 2026 के रिफॉर्म किया है, सबसे पहला तो डेटा सेंटर क्लाउड का किया है। अभी तक हम डिजिटल की बात करते थे, आज हम, लेकिन इस बार जो आज ये वित्त मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं, ये डेटा सेंटर डिजिटल जो है, ये एक तरह से कैप है। और आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से डेटा सेंटर चाइना इन्वेस्ट कर रही है, अमेरिका इन्वेस्ट कर रही है, मुझे लगता है दुनिया में आज भारत ही एक तीसरा देश है जो विदेशी कंपनियों को भी भारत में डेटा सेंटर को वैश्विक सेवाओं के लिए आमंत्रित कर रही है। और 2047 तक जो आज से छूट दे रही 100% देगी। और दुनिया में अमेरिका और चीन के साथ केवल भारत होगा जो पूरे प्रतिस्पर्धा में पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करेगा इस डेटा सेंटर डिजिटल गोदाम की तरीके से। और इससे अमेजन हो, गूगल हो, आईटी हो, ये जो चौथी क्रांति होगी। अभी तक तो आईटी में भी जो आज हम पूरी दुनिया की प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं, वो इसीलिए कि समय रहती है। और ये भी हमारी जो है क्रांति, ये भी लाखों लोगों को नौकरियां देंगे। इसी तरह से इन्होंने आईएफसी की बात कही। अरे सुन लीजिए अमर जी, मैं पहले आप ही की बात कर लूँ। आपने कहा कि पर्सनल इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स की तुलना में हमारे टैक्स रेवेन्यू से अधिक योगदान दे रहा है। और इससे आम आदमी का बोझ बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम से कम अगर आप इसको बजट को देखें, अपने इस फाइनेंस बिल को देखें, तो आखिर फाइनेंस ईयर 2014 में इनकम टैक्स रिटर्न देने वालों की संख्या क्या थी? 3.05 करोड़ थी। और आज वो 3.05 करोड़ थी, जो बढ़ के अब इनकम टैक्स, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने लगातार कहा कि लोग इनकम टैक्स दें, और लोग जिस तरीके के, वो 3.05 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल 24 में 6.97 करोड़ हो गया। तो अब ज़्यादा लोग जब सिस्टम में शामिल होंगे तो अर्थव्यवस्था भी तेजी से होगी संगठित, और इसी नाते ये टैक्स मिल रहा है। कुल टैक्स पेयर जो डिडक्टेड एट सोर्स था, टीडीएस था, वो 5.38 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 14 में था। और आज ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस पे कुल टैक्स पेयर्स की संख्या 5.38 करोड़ से 9.92 करोड़ हो गया फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो जब टैक्स बेस बढ़ा है और अब अधिक लोग औपचारिक रूप से जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको बधाई देना चाहिए। आप केवल आलोचना केवल कॉर्पोरेट हाउस की, और उसके बाद आप देखिए कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज टीडीएस कलेक्शन जो है, आपके जमाने में 2014 में 2.5 लाख करोड़ था। आज बढ़कर के जो फाइनेंशियल ईयर 14 में 2.5 लाख करोड़ था, वो 6.5 लाख करोड़ हमारे आज नरेंद्र मोदी के समय हो गया। वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा। तो जब टैक्स सिस्टम आपने ट्रांसपेरेंट किया, ये वित्त मंत्री जी को योगदान जाता है कि आज टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया और जिस तरीके से उसको सुव्यवस्थित किया, जिस तरह से फेसलेस टैक्स शुरू हुआ। अब मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, केवल पॉइंट की बात करता हूं। पारदर्शी हुआ, तो आज राजस्व सिस्टम समय पे आता है। एडवांस टैक्स कलेक्शन की बात मैं अमर सिंह कर रहा चाहता हूं कि पहले फाइनेंशियल ईयर में 2.9 लाख करोड़ था, जो बढ़ करके आज 12.8 लाख करोड़ हो गया फाइनेंशियल 24 में। तो अब कंपनियां हों, पेशेवर हों, प्रोफेशनल लोग हों, पहले से ज्यादा कमाई कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, इसलिए एडवांस टैक्स बढ़ रहा है। तो एडवांस टैक्स बढ़ने का कारण है जो घोषित सैलरी थी, जो डिक्लेयर्ड सैलरी इनकम थी। आपके जमाने में फाइनेंशियल ईयर में 9.8 लाख करोड़ सैलरी दे रहे थे। आज हम भारत को 35.2 लाख करोड़ हम देने का काम कर रहे हैं, सैलरी देने का काम कर रहे हैं। तो अब मिडिल क्लास की आय बढ़ेगी। तो अगर इनकम टैक्स बढ़ रहा है तो आपको तो खुशी होना चाहिए कि दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो रही। जो बात कहना चाहिए नहीं कहेंगे, मनीष भाई कहना चाहिए थे 2014 में लोग पॉलिसी पैलेसेस की बात करते थे, और मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा था कि जिस तरीके से यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे मतलब वैश्विक संस्थानों में हो गया था फ्रेजाइल, टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी हो गया था। तो दुनिया के 2014 में टॉप 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, एकदम डाइल्यूट, और आज टॉप 5 इकोनॉमी नहीं टॉप 4 इकोनॉमी में आ गए हैं। तो इसकी बधाई दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ एफडीआई भी बढ़ा। तो मैं कह रहा हूँ कि जब मिडिल क्लास की आय बढ़ेगी, विस्तार होगा, रोजगार होगा, तो बेहतर वेतन भी होगा। पर्सनल इनकम टैक्स की बात मैं कह रहा हूँ
कि पर्सनल इनकम टैक्स 2.4 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 14 में था। मैं केवल पॉइंट कह रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर में 2.4 था, आज फाइनेंशियल ईयर 24 में 2.4 लाख करोड़ से बढ़ के 8.3 लाख करोड़ हो गया है। तो ये बढ़ती आय के साथ योगदान भी बढ़ा है, ये मजबूत और बढ़ते मध्यम वर्ग का संकेत है। डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी की बात कर रहा हूं, रेशियो की। डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो था वो फाइनेंशियल ईयर अगर एक में देखें तो 3.2% था। आज वो फाइनेंशियल ईयर में जो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो था वो 3.2% से बढ़ के 6.6% हो गया है। मैं इसके लिए भी अपने वित्त मंत्रालय को बधाई दूंगा। अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले जो टैक्स का संग्रह डबल हो गया है, तो ये बेहतर कंप्लायंस है और क्षमता है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि बेसिक कस्टम ड्यूटी पे छूट दिया जा रहा है, इससे एमएसपी को नुकसान होगा। अमर जी, बेसिक कस्टम ड्यूटी फिनिश गुड पे छूट नहीं दिया जा रहा है सर जी, इससे मैन्युफैक्चरिंग को आप सुनिए, आप भी गौर से सुनिए, इससे मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट केवल रॉ मटेरियल पे दिया जा रहा है और वो इंटरमीडिएट इनपुट्स पे बढ़ाया जा रहा है, फिनिश गुड्स पे नहीं है। और जिसके कारण जो पीएलआई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, उसके साथ मिलकर के क्या देश गवाह नहीं, पूरा विश्व जानता है किसी पीएलआई की छूट से हम आज इस निर्यात में जो मोबाइल था, आज मोबाइल 0 से 4 लाख करोड़ का मोबाइल का हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम सस्ते कच्चे माल पे, भारत में सस्ते रॉ मटेरियल पे छूट देने जा रहे हैं। जो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी है, कच्चे माल की छूट है, और इस सस्ते कच्चे माल से भारत में उत्पादन बढ़ेगा, फैक्ट्रियां मजबूत होंगी, कमजोर नहीं होगी। अमर जी, औद्योगिक नीति की बात करते हैं, ये कैलिब्रेटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिसपे फिनिश गुड पे 20% ड्यूटी था। पीएलआई सेक्टर को 5 साल का हमने सपोर्ट दिया है, तो भारत अपने उद्योगों को सुरक्षा दे रहा है, प्रतिस्पर्धा बना रहा है वैश्विक निवेश में, कि आज हम जा रहे हैं एक तरह से ग्लोबल हब बनने। और ये हमारा कारण है कि स्थिर नीति है, प्रोत्साहन है, उसके नाते एप्पल हो, सैमसंग हो, कंपनियां भारत में, और भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, और जिससे नौकरियां और टेक्नोलॉजी दोनों आ रही। मैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज की बात करूंगा। ये 1.4 करोड़ एमएसएमई को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए ये कोरियर एक्सपोर्ट्स की 10 लाख सीमा हटाई गई। मैं जो नहीं, और मैं साहब बजट पे नहीं बोल रहा हूँ, जो फाइनेंस बिल में तरमीम लेकर के आए, मैं उसी पे बोल रहा हूँ, ना मैं कोई राजनीतिक बात कर रहा हूँ। तो जो आज पीपी चौधरी जी ने जो बात कही, उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। कितना चाहिए आपको? आधा घंटा? हमको कितना मिनट हुआ? 1.4 करोड़ एमएसएमई को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए कोरियर एक्सपोर्ट्स की 10 लाख सीमा घटे। इससे छोटे व्यापारी सीधे उनको दुनिया भर में बेच सकते हैं। मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूँ, वो बात मैं इसलिए कहूँगा कि नॉमिनल जीडीपी के बाद मनीष जी आपने कही थी, मनीष तिवारी जी आप भी सुन लीजिए, कि आज जो नॉमिनल जीडीपी आपने कहा कि नॉमिनल जीडीपी घट, अरे 2013-14 में क्या नॉमिनल जीडीपी थी? 113.55 लाख करोड़ थी। आज वो 2013-14 की नॉमिनल जीडीपी 113.55 लाख से बढ़ के 357.14 लाख करोड़ हो गई है। हमारी अर्थव्यवस्था 13-14 से 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 14 से 3 गुना बढ़ी है, जो आज की कीमतों पर कुल अर्थव्यवस्था इसी का है। मैं कहना चाहता हूं, मैं एक बस केवल पॉइंट कह रहूंगा। दूसरी बात, मैं केवल नॉमिनल जीडीपी की बात मनीष जी नहीं कर रहा हूं, यह विदेशी मुद्रा भंडार भी समझ लीजिए, फॉरेक्स रिजर्व क्या है। आपके जमाने में 304 बिलियन था, वो 304 बिलियन से बढ़ के आज 709 बिलियन हो गया है। इसका भी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, इसका भी दुगना हो गया। तेल आयात रुपया के बचाने की बात कर रहे हैं। अरे आपने सप्लीमेंटरी सेकंड बता दीजिए जरा, पंकज जी खड़े होकर के, कि डिमांड फॉर ग्रांट्स पे जो हुआ है, आज जानते हैं क्या है? कह रहे थे कि अगर ये क्राइसिस आ गई तो क्या होगा? अरे मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को, पंकज जी को,
कि उस क्राइसिस के आने के पहले इसीलिए सेकेंड बैच सप्लीमेंट्री ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट लिया गया है कि ये जो क्राइसिस पश्चिम एशिया का है उसके लिए 1.04 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाने का काम किया है। क्यों गुमराह कर रहे हो देश को भाई मनीष? कम से कम देश को ये बताओ तो कि आज 1 लाख करोड़ का हमने इकोनॉमिक नहीं महाराज देखिए अधिष्ठाता महोदय आप अध्यक्ष हैं, हमको 2 मिनट का समय तो दीजिए, ऐसा नहीं है ये तैयारी करने से क्या फायदा। आप मतलब लोग शेर व शायरी पढ़ते हैं तो शेर व शायरी, तो मैं कहना चाहता हूँ आज इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड 1.05 और कहते हैं क्या पहली बार ऐसा हुआ होगा कि अगर पश्चिम एशिया का क्राइसिस होगा, पहली बार हुआ कि पश्चिम एशिया की क्राइसिस पे विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट दिया। पश्चिम एशिया क्राइसिस पे जब पेट्रोलियम की बात राहुल गांधी उठाने लगे तो पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कोई तेल की कमी नहीं है, कोई पेट्रोल की कमी नहीं है और कोई गैस की कमी नहीं है, आप गुमराह मत करें। और फिर कल प्रधानमंत्री ने कहा और दुनिया देख रही है कि उस होर्मुज के जल डमरू से केवल हमारा क्रूड ऑयल आ रहा है। मैं गलत कह रहा हूं? आज लगातार पूरी दुनिया चिंतित है, नाटो देश 22 देश चिंतित है, अमेरिका चिंतित है कि अगर 80% डमरू जो होर्मुज से जा रहा है वो कैसे जाएगा। लेकिन भारत की नीति देखिए, आज विदेश नीति देख लीजिए, इस पश्चिम एशिया के संकट में चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे अमेरिका इजराइल हो, हमास हो, उसमें अगर किसी को आज चाहे अमेरिका हो या ईरान हो, आज वहां भी इन परिस्थितियों में तनाव में जहां पूरी दुनिया में चिंता है वहां भारत का क्रूड ऑयल लगातार आ रहा है। तो मैं एक बात कहना है, बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ये मैं अभी केवल मैंने बस 1 मिनट बैठ जाते हैं। आज तुमको कितनी बार बिठाता हूँ? 1 मिनट बैठ जाते। मैं कहना चाहता हूँ केवल मैं एक FDI कहूँ, आपका भी समय हमको मिल रहा है। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इनके जमाने में FDI केवल 308 बिलियन आया और आज 748 बिलियन हमारे यहाँ पे FDI आ चुका है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है 2.58 लाख करोड़ 2014 में इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आज 12.22 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, 5 गुना बढ़ा है। इसलिए एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इस तरीके से आप देख रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, इसी तरीके से मुद्रास्फीति। चंद्रशेखर जी, थैंक यू सर।